Hello friends, good morning to all of you. Friends, in the previous lecture we have completed classwork of this particular chapter. So in today's lecture we are going to start with the discussion of homework 1. But friends, I want to tell you one thing, that before starting with the questions of homework 1, first of all make your concepts clear and try to solve each and every questions of classwork one more time on your own. यानी कि फ्रेंड्स मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि होमवर्क 1 के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, होमवर्क 1 स्टार्ट करने से पहले क्लासवर्क के सारे क्वेश्चंस एक और बार सॉल्व कर लीजिए अपने आप, वीडियो लेक्चर देखे बिना, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एक और बार फ्रेंड्स आप रिवाइज कर दीजिए, जिसके कारण फ्रेंड्स होमवर्क 1 सॉल्व करने के वक्त आपको डिफिकल्टीज का लेवल मिनिमम रहेगा. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. तो फ्रेंड्स जो मैंने बोला वो कीजिए. अगर आप उसके मुताबिक आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली होमवर्क 1 के सारे क्वेश्चंस आपको खेल समान लगेंगे. इसी के साथ फ्रेंड्स मैं अपने डिस्कशन को आगे बढ़ा रहा हूं और इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं होमवर्क 1 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ. आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करना स्टार्ट करें. यस फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 विच इज रिलेटेड टू इन्वेंट्री टेकिंग, जो हम ऑलरेडी क्लास वर्क में डिस्कस कर चुके हैं. फ्रेंड्स स्टार्ट करें फ्रेंड्स क्वेश्चन को रीड करना. अ ट्रेडर प्रिपेयर्ड हीज अकाउंट्स ऑन 31 मार्च ईच ईयर. यानी कि फ्रेंड्स ये जो ट्रेडर की बात की जा रही है वो हर 31 मार्च को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करता है, अपना हिसाब किताब करता है. ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस. अनअवॉइडेबल मतलब कि जिसको टाला जा सके ऐसा नहीं था. ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस यानी फ्रेंड्स कुछ कारण ऐसे थे, कुछ रीजंस ऐसे थे जिनको टाला जा सके ऐसा नहीं था. एंड ड्यू टू दीज रीजंस नो इन्वेंट्री टेकिंग कुड बी पॉसिबल टिल 15 अप्रैल 2017. अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को, इस लाइन को अच्छे से स्टडी करो तो आपको पता चलेगा कि एक तो यहां पर फर्स्ट लाइन में बोला जा रहा है कि हमारा अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज होता है, 31 मार्च को. अब कुछ कारण ऐसे थे जिसके कारण स्टॉक टेकिंग, इन्वेंट्री टेकिंग यानी कि स्टॉक की गिनती हमने 15 अप्रैल तक की नहीं है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. हम 15 अप्रैल से पहले स्टॉक किसी रीजन से नहीं गिन पाए. एग्जैक्ट 15 अप्रैल को हमने स्टॉक गिना और वो गिनने पर कितना पाया गया वो आगे रीड करने पर आपको पता चल जाएगा. ऑन विच डेट द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स, अंडरलाइन द वर्ड, द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन हीज गोडाउन. गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा है उसकी कीमत आपको दी है, मतलब आपको फिजिकल स्टॉक दिया हुआ है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. इट केम टू ₹5 लाख. फ्रेंड्स यहां तक की लाइन का मतलब ये हो रहा है कि नॉर्मली ये जो ट्रेडर है उसका बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च को एंड होता है, बट ड्यू टू सम रीजंस, कुछ रीजंस के कारण हम 15 अप्रैल से पहले स्टॉक नहीं गिन पाए. हमने स्टॉक एग्जैक्टली 15 अप्रैल को गिना और वो गिनने पर 5 लाख रुपीज का पाया गया. और ये 5 लाख रुपीज का जो स्टॉक आपको दिया हुआ है, इट इज योर फिजिकल स्टॉक, क्योंकि क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन हिज गोडाउन, यानी गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा है उसकी कीमत आपको दी हुई है, इट इज 5 लाख रुपीज. आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर. तो यहां तक की लाइन को मैं एक सिंगल लाइन में बोलना चाहूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस क्वेश्चन में हमें फिजिकल स्टॉक दिया हुआ है 15 अप्रैल का, 15 अप्रैल 2017 का, इट इज 5 लाख रुपीज. आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर. अब फ्रेंड्स क्वेश्चन का लास्ट लाइन रीड करके मैं पहले अपने आप को यह क्लियर कर दूं कि इस क्वेश्चन का मेन रिक्वायरमेंट क्या है, हमें इस क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, क्या फाइंड आउट करना है. यू आर रिक्वायर्ड टू एसरटेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2017. हमें 31 मार्च 2017 का इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है. सर कौन सा, फिजिकल या एज पर बुक्स? बोलो ये कौन सा कैलकुलेट करोगे, फिजिकल के एज पर बुक्स? बताओ, आप बताओ. अगर आपको याद हो फ्रेंड्स, हम क्लास वर्क के क्वेश्चंस डिस्कस करने के वक्त ऑलरेडी एक नोट लिख चुके हैं कि क्वेश्चन में जो स्टॉक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा हो, अगर वहां पर कोई क्लैरिटी ना हो कि एज पर बुक्स ढूंढना है कि फिजिकल, तो आप कौन सा ढूंढ के आओगे, एज पर बुक्स. प्लीज कीप दिस एजम्पशन इन योर माइंड. इस एजम्पशन को अपने माइंड में रखो कि हमें स्टॉक का जो भी वैल्यू कैलकुलेट करना है उसके बारे में कोई क्लैरिटी ना हो
तो हम कौन सा ढूंढेंगे, एज पर बुक्स। तो यहां पर भी मुझे जो स्टॉक वैल्यू कैलकुलेट करना है वो कौन सा करना है, एज पर बुक्स। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, यस और नो, यस सर। और एक और बात बताइए, हमें रिवर्स जाना पड़ेगा कि स्ट्रेट, सर कॉमन सेंस, हम यहां पर रिवर्स जाएंगे बिकॉज 15 अप्रैल का स्टॉक दिया हुआ है और रिवर्स में आके 31 मार्च का स्टॉक ढूंढना है, यस और नो, यस सर। तो हर एक चीजें क्लियर है, 15 अप्रैल का स्टॉक दिया हुआ है, इट इज योर फिजिकल स्टॉक 5 लाख रुपीज, और रिवर्स में आके 31 मार्च का एज पर बुक स्टॉक कैलकुलेट करना है। आइए फ्रेंड्स, अब हम यहां पर फॉर्मेट ड्रॉ कर ले जो हम क्लास वर्क में भी ड्रॉ किया करते थे, और प्लस माइनस करने के बाद क्वेश्चन का जो मेन रिक्वायरमेंट है उसे हम ढूंढ ले। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द फॉर्मेट। यस फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट ड्रॉ करना स्टार्ट करें। गिव हेडिंग होमवर्क 1 इन दैट क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें फॉर्मेट हम ड्रॉ कर ले। ओके हमें जो कैलकुलेट करना है उसको हम हेडिंग में लिख देंगे, स्टॉक एज पर बुक्स एज ऑन 31 मार्च 2017। particulars and amount. So friends, are you ready? Yes sir, we are ready. तो अगर आपको स्टेप्स याद हो तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 जो हम ऊपर टॉप में लिखेंगे, सर कौन सा, जो स्टॉक वैल्यू आपको दिया हुआ है वो एज इट इज आप ऊपर लिख दोगे, बट एग्जैक्टली वही का वही चीज लिखना है फ्रेंड्स जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। 5 लाख रुपीज का स्टॉक हमें दिया हुआ है, ये कौन सा स्टॉक है जो है वही लिखना है। दिस इज फिजिकल स्टॉक, यस और नो, यस सर। क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स इन हिज गोडाउन केम टू ₹5 lakhs, तो इट्स अ फिजिकल स्टॉक एज ऑन 15 अप्रैल 2017। 15 अप्रैल 2017 का हमें दिया हुआ फिजिकल स्टॉक, इट्स अ 5 लाख रुपीज। ये मैंने स्टेप नंबर 1 में लिख दिया। स्टेप नंबर 2 फ्रेंड्स नीचे बॉटम में लिखेंगे जो हमें कैलकुलेट करना है वो। तो मुझे बताइए हमें कौन सा स्टॉक कैलकुलेट करना है, स्टॉक एज पर बुक्स एज ऑन 31 मार्च 2017। 31 मार्च 17 का हमें एज पर बुक्स स्टॉक कैलकुलेट करना है। ये दोनों चीजें क्लियर होगी फ्रेंड्स तो ही आप इजी तरीके से प्लस या माइनस कर पाओगे। हमें 2 ही सवाल पूछने होते हैं, एक ऊपर और दूसरा नीचे। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। इसी के साथ फ्रेंड्स आगे बढ़े। अब मैं यहां से रीड करना स्टार्ट करूं। द फॉलोइंग फैक्ट्स वेर एस्टैब्लिश्ड बिटवीन 31 मार्च एंड 15 अप्रैल 2017, यानी इन 15 दिनों के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हुए वो आपको नीचे मुताबिक दिए हुए हैं। 31 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच में क्या क्या हुआ, तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले टोटल सेल्स हुआ इन 15 दिनों के बीच में 4,10,000 रुपयों का, बट ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग कैश सेल्स 1 लाख रुपीज, इंक्लूडिंग कैश सेल्स 1 लाख रुपीज, यानी टोटल सेल्स जो 4,10,000 क्या हुआ है उसमें कैश सेल्स कितना, तो 1 लाख। तो कहना इसे बाकी का जो सेल्स होगा वो क्रेडिट सेल्स होगा। यस सर, गुजराती में बोले तो रोकड़ वेचाण एंड उधार वेचाण। बट यू नीड टू टेल मी कि ये जो कैश सेल्स इंक्लूडेड है 1 लाख का, उसका क्या करोगे। कुछ लोग तो फ्रेंड्स आंखें बंद करके माइनस कर देते हैं कि भाई टोटल सेल्स, उनका सोचना क्या होता है, एक्चुअली में उनका जो सोचना होता है वो उनको भी नहीं पता होता कि वो क्या सोच रहे हैं। वो क्या करते हैं कि टोटल सेल्स 4,10,000 है, बट उसमें तो कैश सेल्स इंक्लूडेड है, तो कैश सेल्स को माइनस कर दो क्योंकि वो इंक्लूडेड है। तो वो लोग कौन सा सेल्स कंसीडर करेंगे, सिर्फ क्रेडिट सेल्स 3,10,000। और ये सेल्स प्राइस है तो इसको पहले वो लोग कन्वर्ट करेंगे कॉस्ट प्राइस में, उसको कन्वर्ट करेंगे कॉस्ट प्राइस में, पड़तर कीमत पर, गुजराती में बोल रहा हूं मैं। और जो भी कॉस्ट प्राइस आएगी उसको वो लोग क्या कर देंगे प्लस, क्योंकि हम रिवर्स जा रहे हैं। 15 अप्रैल पर से हमें 31 मार्च का स्टॉक ढूंढना है, तो रिवर्स में सेल्स क्या हो जाएगा प्लस, बट कौन सी प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस पर। तो वो लोग 3,10,000 की सेल्स प्राइस को कॉस्ट में कन्वर्ट करके उसको ऐड कर देंगे। बट फ्रेंड्स ये बिल्कुल गलत है।
ये जो यहां पर आपको दिया हुआ है इंक्लूडिंग कैश सेल्स, ये टोटली आपको डिस्टर्ब करने के लिए दिया हुआ है, इट इज यूजलेस। फ्रेंड्स, सेल्स कैश में हो कि क्रेडिट में हो, सेल्स तो सेल्स है, दोनों केसेस में स्टॉक तो हमारे पास से जा रहा है, हमें यहां पर स्टॉक का वैल्यू तो कैलकुलेट करना है, दिमाग लगाओ। एक एग्जांपल दूं, से फॉर एग्जांपल ये बॉल पेन जो है उसको मैं कैश में बेचूं या तो इसको मैं क्रेडिट में बेचूं, कहने से दोनों सूरत में मेरे पास से ये बॉल पेन जाएगा, कहने से दोनों सूरत में दोनों प्रकार के सेल्स में ये स्टॉक क्या हो जाएगा, कम। यस सर, कैश सेल्स हो या क्रेडिट सेल्स हो, दोनों में स्टॉक तो कम होने ही वाला है। और हम इस क्वेश्चन में क्या करें फ्रेंड, स्टॉक का कैलकुलेशन, यस और नो, तो डेफिनेटली स्टॉक कम होगा सेल्स होने के कारण, यस और नो, यस सर। अब दिमाग लगाओ तो पता चल जाएगा। हाँ, दोनों सेल्स में फर्क है। कैश सेल्स मतलब क्या, तो जैसे ही मैं स्टॉक बेचूंगा मेरे पास पैसा ऑन दी स्पॉट आ जाएगा। क्रेडिट सेल्स मतलब क्या, जैसे मैं स्टॉक बेचूंगा मेरे पास पैसा ऑन दी स्पॉट नहीं आएगा, वो थोड़े समय बाद आएगा। तो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स में फर्क क्या है फ्रेंड्स, पेमेंट का, कि कैश सेल्स में पेमेंट तुरंत आ जाता है, क्रेडिट सेल्स में पेमेंट तुरंत आता नहीं है। बट हमें यहां पर कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस जानने में कोई इंटरेस्ट होना चाहिए ही नहीं। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। बट क्योंकि यहां पर हमें रिवर्स जाना है, 15 अप्रैल पर से 31 मार्च पर आना है, एंड दैट्स व्हाई सेल्स विल बी एडेड। तो शॉर्टकट से जाओ तो सेल्स विल बी एडेड, बट कौन सी प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस पर। यस और नो, यस सर। अब इसको सर कॉस्ट में कन्वर्ट कैसे करें, वेरी इजी फ्रेंड्स। 4,10,000 टोटल सेल्स ध्यान में लेना है। अब उसको कन्वर्ट करने के लिए, कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए प्रॉफिट का रेट पता होना जरूरी है। प्रॉफिट रेट इट इज गिवन टू यू इन दिस लाइन, देख लीजिए, गुड्स आर सोल्ड बाय द ट्रेडर एट अ प्रॉफिट ऑफ, अंडरलाइन द वर्ड, 20% ऑन सेल्स, 20% ऑन सेल्स। और ये 4,10,000 ऑलरेडी सेल्स प्राइस है, तो यहां पर आपको कोई 100 अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट रेट क्लियर वर्ड्स में बोला हुआ है 20% ऑन सेल्स, तो डायरेक्टली ये सेलिंग प्राइस ही है, तो इसमें से 20% माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो 4,10,000 माइनस 20%, इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 3,28,000 रुपीज। अब कोई स्टूडेंट मुझसे पूछे कि सर ये सेल्स ऐड क्यों होता है, मुझे लॉजिक समझाओ सर, मुझे सिर्फ रट्टा मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे लॉजिक समझाओ। तो कभी भी फ्रेंड्स लॉजिक समझ रहा हूं, कभी भी अटक जाओ, कभी भी रुक जाओ, तो एक सवाल ऊपर पूछो, एक सवाल नीचे, डेफिनेटली लॉजिक क्लियर हो जाएगा। यानी एक सवाल ऊपर, यानी ये जो वैल्यू दिया है यहां पर पूछूंगा, और एक सवाल नीचे, यानी जो मुझे ढूंढना है वहां पर एक सवाल पूछूंगा। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। चलो एक सवाल मैं नीचे पहले पूछ लूं, ऊपर जो आपकी चॉइस है उसके मुताबिक आप पूछ सकते हो। सबसे पहले मैं एक सवाल ऊपर पूछने जा रहा हूं, पहले कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले फ्रेंड्स। ये 3,28,000 जो मैंने ढूंढा, कहना इसे वो कॉस्ट प्राइस है। यस सर, ये 3,28,000 जो है वो कॉस्ट प्राइस है। अब आप मुझे बताइए 3,28,000 की कॉस्ट प्राइस वाला स्टॉक मैंने कब सेल किया, मैंने कब बेचा, तो कहना इसे ये मैंने बेचा है, इट इज सोल्ड बिटवीन 31 मार्च टू 15 अप्रैल। मैंने 31 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में इसको बेचा, यस और नो, यस सर। अब थोड़ा दिमाग लगाना, मजा आएगा। 31 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में आपने इसको बेच दिया, यस और नो, यस सर। तो अगर मैंने इसको 31 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में बेच दिया, तो क्या ये 3,28 का स्टॉक 15 अप्रैल को आपके गोडाउन में फिजिकली स्टॉक में पड़ा होगा? सर कहां से पड़ा होगा, 31 से 15 अप्रैल के बीच में तो आपने इसको बेच दिया, तो 15 अप्रैल के दिन ये मेरे गोडाउन में हो सकता है ही नहीं। इसीलिए फ्रेंड्स मेरा पहला सवाल कि क्या इस 5 लाख रुपए के स्टॉक के अंदर, इस 5 लाख रुपए के स्टॉक के अंदर क्या ये 3,28,000 का स्टॉक इंक्लूडेड होगा, इसके अंदर होगा? तो आंसर क्या आएगा बताइए, आंसर आएगा नो, इसमें डेफिनेटली नहीं होगा। दूसरा सवाल पूछ लीजिए नीचे, क्या यही 3,28,000 का स्टॉक मेरे पास 31 मार्च को मेरी बुक में होना चाहिए? आंसर आएगा कॉमन सेंस, यस। 31 मार्च को तो आपकी बुक्स में ही होना चाहिए, क्योंकि आपने इसको बेचा कब है, 31 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच में।
तो वो 15 अप्रैल को मेरे पास स्टॉक में नहीं होगा फिजिकली, क्योंकि बेच दिया मैंने 15 दिनों के बीच में, बट 31 मार्च को तो स्टॉक में अवेलेबल होगा ना। यस सर, एंड दैट्स व्हाई इट इज एडेड, क्योंकि ऊपर नो और नीचे देखो यस, यानी 5 लाख के अंदर भले नहीं है, 5 लाख के अंदर भले नहीं है, बट मुझे जो ढूंढना है उसमें होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी एडेड। आई होप द लॉजिक इज वेरी मच क्लियर। ये था लॉजिक फ्रेंड्स, बोलो समझ में आ गया? यस सर समझ में आ गया। बाकी सब चीजें मैं हटा देता हूं। तो कभी भी फ्रेंड्स अटक जाओ, एक सवाल ऊपर एक सवाल नीचे, दैट्स इट, यू विल गेट द आंसर। यस फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस अनदर पॉइंट विच इज ऑफ परचेज। परचेज इज 50,340। यहां पर भी आपको डिस्टर्ब करने के लिए लिखा हुआ इंक्लूडिंग कैश परचेज 19,900। अब परचेज कैश में हो कि क्रेडिट में हो, दोनों में स्टॉक तो आ ही रहा है, कॉमन सेंस, यस और नो। तो यहां पर ये कैश परचेज और क्रेडिट परचेज और डज नॉट मैटर एट ऑल, कोई फर्क पड़ता है ही नहीं, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। जैसे मैंने आपको सेल्स में समझा था वैसे मैं यहां पर भी समझा सकता हूं कि ये जो मैंने परचेज करूं, अगर मैं ये बॉल पेन परचेज करूं, अगर मैं इसको कैश में परचेज करूं तो कहना से स्टॉक मेरे पास आएगा, ये सर। अगर मैं इसको क्रेडिट में परचेज करूं तो कहना से तो भी स्टॉक तो आएगा ही आएगा। तो सर कैश परचेज और क्रेडिट परचेज में फर्क क्या? पेमेंट का फर्क। कैश परचेज में पेमेंट तुरंत करना पड़ेगा, क्रेडिट परचेज में पेमेंट में थोड़े समय बाद करूंगा। बट मुझे यहां पर कैश बैलेंस कितना, बैंक बैलेंस कितना, उसमें कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक, दैट्स इट। तो आप कैश परचेज करोगे या क्रेडिट परचेज करोगे, दोनों में स्टॉक तो आएगा ही आएगा। यस और नो? यस सर। तो इसीलिए फ्रेंड्स प्लीज कीप योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर। ये कैश परचेज या क्रेडिट परचेज अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन में देते हैं कि जहां पर मुझे स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट करना होता है, तो वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा रहा है। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। तो फ्रेंड्स वी विल इग्नोर कैश परचेज वाला पॉइंट। सो टोटल परचेज इज 50,340 एंड बिकॉज वी आर गोइंग रिवर्स, तो परचेज इज यहां पर क्या हो जाएगा? परचेज इज यहां पर हो जाएगा माइनस विदाउट वेस्टिंग टाइम 50,340। अगर टाइम वेस्ट करना ना हो तो रिवर्स में परचेज माइनस हो जाएगा, बट फिर भी अगर कोई स्टूडेंट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता है तो आप कर सकते हो डेफिनेटली। मुझे सिंपली 2 प्रश्नों के उत्तर देने, एक ऊपर एक नीचे। बोलो ये 50,340 का स्टॉक मैंने कब खरीदा? तो ये तो सर आपने खरीदा 31 मार्च से लेके 15 अप्रैल के बीच में, यस और नो? पहले ये क्लियर होना चाहिए, डेट्स, मंथ, ईयर, ये सब क्लियर होना चाहिए। इन्वेंट्री के इस प्रकार के क्वेश्चन में ये मैं आपको पहले लेक्चर से बोलता आ रहा हूं, यस और नो? यस सर। 50,340 का स्टॉक मैंने कब खरीदा? 31 मार्च से लेके 15 अप्रैल के बीच में, यस और नो? यस सर। पहला सवाल, ये जो मैंने स्टॉक खरीदा 31 से 15 अप्रैल के बीच में 50,340 का, क्या ये स्टॉक 15 अप्रैल को फिजिकली मेरे पास अवेलेबल होगा? सर कुछ भी नहीं बोला है, तो यस, क्योंकि मैंने 31 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में खरीदा है, तो 15 अप्रैल को ये स्टॉक मेरे पास होगा, यस और नो? यस सर। यानी ऊपर आंसर आ जाएगा यस, कि इसमें वो होगा, यस। दूसरा सवाल भी पूछ लीजिए अपने आप से, 31 से लेकर 15 अप्रैल के बीच में खरीदा, यानी 15 दिनों के बीच में खरीदा है, तो क्या है 50,340 का स्टॉक 31 मार्च के दिन मेरे स्टॉक में होना चाहिए? सर कहां से होना चाहिए? ये परचेजिज आपने 15 दिनों के बीच में की है, तो 31 मार्च को ये मेरे पास स्टॉक में होना नहीं चाहिए। नीचे आ जाएगा आंसर फ्रेंड्स, नो, 31 मार्च को ये मेरे बुक्स में नहीं होने चाहिए। तो 5 लाख के अंदर क्या ये है? यस, ऊपर तो है, बट क्या 31 मार्च को होने चाहिए? ना, एंड दैट्स व्हाई परचेज इज डिडक्टेड। आई होप द लॉजिक इज ऑल्सो क्लियर। इसी के साथ फ्रेंड्स लास्ट पॉइंट डिस्कस कर ले। लास्ट पॉइंट में हमें दिया हुआ है सेल्स रिटर्न 10,000। कॉमन सेंस अप्लाई करें तो सेल्स रिटर्न और सेल्स दोनों सेल्स प्राइस पर ही दिया होता है। ये सेल्स रिटर्न 10,000 आपको समझ जाना, ये सेल्स प्राइस है, इसको भी कन्वर्ट कर दे कॉस्ट प्राइस में, और ज्यादा टाइम पास किए बिना या तो टाइम वेस्ट किए बिना सेल्स अगर मैं रिवर्स में प्लस करता हूं तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा? माइनस, सेल्स रिटर्न माइनस, बट ये भी कॉस्ट प्राइस पर करना पड़ेगा। आई होप इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही होगा। अब इसको कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें? 10,000 जो है वो सेलिंग प्राइस है, और प्रॉफिट का रेट तो आपको बताइए, इट इज 20% ऑन सेल्स, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 8,000 रुपीज। आई होप द लॉजिक इज क्लियर। तो इसी के साथ फ्रेंड्स ये होमवर्क 1 का क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर कंप्लीट होता है, क्योंकि और कोई भी चीज दिया हुआ नहीं है। यूज और कैलसी 5 लाख से शुरुआत करो, 5 लाख प्लस 3,28,000 माइनस 50340 एंड माइनस 8,000। सो योर आंसर विल बी, ये क्वेश्चन मार्क का आंसर अब आ चुका है फ्रेंड्स,
इट इज 769,660. So this is answer of question number 1, 7,69,660 rupees. आई होप फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 में इसके बाद और कोई भी डाउट नहीं होगा. अच्छी बात यह कि आंसर नीचे अवेलेबल है, बट सिर्फ आंसर ही अवेलेबल है, पूरा सोल्यूशन नहीं है. 769,660. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर कंप्लीट हुआ, अच्छे से देख लीजिए. देन वी विल स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. यस फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2. इन्वेंट्री टेकिंग मतलब स्टॉक की गिनती. इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 was completed by 10th April 2016. पहले तो ये लाइन का मतलब समझ में आना चाहिए. यहां पर ऐसा बोला जा रहा है कि नॉर्मली हमारा अकाउंटिंग ईयर जो एंड हो रहा है वो 31st मार्च को एंड हो रहा है, बट हमने इन्वेंट्री टेकिंग यानी कि स्टॉक गिनने का कार्य 10th अप्रैल को कंप्लीट किया. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. द वैल्यूएशन ऑफ विच शोड अ इन्वेंट्री फिगर ऑफ ₹16,75,000 at cost as on the completion date. इसका मतलब फ्रेंड्स हमारा ईयर जो है वो 31st मार्च 2016 को कंप्लीट हो रहा है, बट हमने स्टॉक की गिनती का कार्य 10th अप्रैल को कंप्लीट किया और 10th अप्रैल को स्टॉक गिनने पर 16,75,000 रुपीज का पाया गया. कौन सी प्राइस पर? तो कॉस्ट प्राइस पर. यस और नो? यस सर. आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, इसका मतलब 31 मार्च के बाद, एंड टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन्वेंट्री टेकिंग यानी कि 10 अप्रैल तक, यानी 31 मार्च से लेके 10 अप्रैल तक के कुछ ट्रांजैक्शंस आपको दिए जा रहे हैं. फिर से ऐसा हो तो ये लाइन आप पढ़िए, ये मैं फिर से हटा रहा हूं, आप फिर से रीड कीजिए. यस, स्टार्ट कर रहा हूं मैं. आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर यानी 31 मार्च 2016 के बाद से लेकर एंड टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन्वेंट्री टेकिंग यानी कि 10 अप्रैल तक आपको कुछ ट्रांजैक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन दिए जा रहे हैं. सर ये 10 दिनों के बीच में क्या क्या हुआ? तो एक तो आपको बोला हुआ है सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर, यानी पूरे ईयर का नहीं फ्रेंड्स. ऑफ कोर्स 31 मार्च के बाद जो भी होगा वो नेक्स्ट ईयर में ही बिलोंग करेगा, वो नेक्स्ट ईयर का ही माना जा रहा है. तो आपको ये 10 दिनों के बीच में जो सेल्स हुआ उसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है. अल्टीमेटली वो 10 दिन जो है वो नेक्स्ट ईयर में ही फॉल हो रहे हैं. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. तो सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर वेर मेड फॉर ₹68,750. आपको पता होना चाहिए कि ये सेल्स प्राइस है, इसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड प्रॉफिट मार्जिन is 33.33% ऑन कॉस्ट. अंडरलाइन द वर्ड ऑन कॉस्ट. तो ये परसेंटेज डायरेक्टली आप सेल्स प्राइस पर अप्लाई कर सकते नहीं हो. फिर से एक बार बोलूं, ये परसेंटेज जो आपको दिए प्रॉफिट के वो आप डायरेक्टली सेलिंग प्राइस के ऊपर अप्लाई कर सकते नहीं हो, क्योंकि आपको क्या बोला हुआ है 33.33% ऑन कॉस्ट. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. यानी 10 दिनों के बीच में जो भी सेल्स हुआ है वो आपको दे दिया है 68,750 रुपीज, बट इसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में रिवर्स जाना पड़ेगा. सर क्यों? 10th अप्रैल का स्टॉक आपको दिया हुआ है 16,75,000 रुपीज, और रिवर्स में आकर आपको 31 मार्च 2016 का स्टॉक वैल्यू कैलकुलेट करना है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. आगे बोला हुआ है फ्रेंड्स परचेजेस फॉर द नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर यानी पूरा ईयर नहीं फ्रेंड्स, कॉमन सेंस आप में होना चाहिए. 31 मार्च से लेके 10 अप्रैल के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुए वो कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए, वो नेक्स्ट ईयर के ही माने जाते हैं. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि 31 मार्च के बाद जो भी होगा वो नेक्स्ट ईयर में आएगा. यस और नो? यस सर. तो आपको इन 10 दिनों के बीच की परचेज भी दी हुई है. कितनी? तो परचेजेस फॉर द नेक्स्ट ईयर इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री अमाउंटेड टू ₹90,000, बट ये बेसिक परचेज प्राइस है. व्हाट इज योर एक्चुअल परचेज प्राइस? एट अ कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%. इसका मतलब फ्रेंड्स मैंने जो भी परचेस किया उसका मैंने कितना अमाउंट पे किया होगा? तो कॉमन सेंस फ्रेंड्स उसका मैंने पे किया होगा 90,000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, यानी मैंने पे किया होगा 81,000. तो मेरे लिए परचेस प्राइस क्या होगा? 81,000. कॉमन सेंस फ्रेंड्स, अगर मैं किसी शॉप में मान लीजिए टी शर्ट परचेस करने गया और मान लीजिए उस टी शर्ट की एक्चुअल प्राइस जो
टी शर्ट के ऊपर प्रिंटेड है वो 500 रुपया है, यानी एमआरपी लिखा हुआ है 500 रुपया, एमआरपी लिखा हुआ है 500 रुपया। एमआरपी तो आपको पता होगा मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो टी शर्ट के ऊपर प्राइस लिखा हुआ है 500 रुपया, बट वो दुकान वाला हर एक कस्टमर को 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो बिल में कौन सा प्राइस लिख कर आएगा, 500 माइनस 10%, यानी बिल जो बनेगा वो कहना इसे 450 का बनेगा। यस सर, तो मैं उस दुकान वाले को कितना अमाउंट पे करके आऊंगा सर, 450 पे करके आओगे। तो आपने कितना परचेज प्राइस पे किया, 450, तो मेरे लिए परचेज प्राइस कौन सा रहेगा, 450 रुपीज। सिमिलरली फ्रेंड्स यहां पर भी यही चीज आपको बोला जा रहा है कि ये गुड्स है 90,000 के, बट 10% ट्रेड डिस्काउंट पर आपने परचेज किया, इसका मतलब आपके लिए परचेज प्राइस कौन सा होगा, 81,000 रुपीज। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। यस सर, पिक्चर क्लियर है। ये 81,000 का स्टॉक मैंने परचेज किया 31 मार्च से लेकर 10 अप्रैल के बीच में, क्योंकि हमें रिवर्स जाना है तो यहां पर परचेज क्या हो जाएगा, माइनस, ये शॉर्टकट है। और लॉजिक से भी जाना हो तो हमने इसके पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, वहां पर मैंने लॉजिक से भी आपको करवाया हुआ है। सर लॉजिक क्लियर करना हो तो क्या करें, एक सवाल ऊपर एक सवाल नीचे, डेफिनेटली यू विल गेट आंसर। यस और नो, यस सर। तो रिवर्स में जाना है, सेल्स प्लस होगा, परचेज माइनस होगा, इतना तो हम अब तक सीख चुके हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसका मतलब क्या फ्रेंड्स, इसी 10 दिनों के बीच में, 31 मार्च से लेकर 10 अप्रैल के बीच में, आपको यह पता होना चाहिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वेर एडेड टू इन्वेंट्री, गुड्स वेर एडेड टू इन्वेंट्री, यानी इन्वेंट्री में ऐड हुआ, स्टॉक प्लस हुआ, एट द मार्कअप प्राइस, मार्कअप प्राइस का मतलब अंडरलाइन कीजिए सेलिंग प्राइस, फिर से एक बार बोलूं, मार्कअप प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस, एट अ मार्कअप प्राइस ऑफ ₹3,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न, यानी इसका मतलब क्या फ्रेंड्स, इन 10 दिनों के बीच में बेचा हुआ स्टॉक वापिस आया, सेल्स रिटर्न, बेचा हुआ स्टॉक वापिस आया, तो कहना इसे बेचा हुआ स्टॉक वापिस आएगा तो स्टॉक ऐड होगा। यस सर, वही तो बोला जा रहा है, गुड्स वेर एडेड टू इन्वेंट्री, ऐसा क्लियरली लिखा हुआ है। तो मार्कअप प्राइस यानी सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है 3,000, उस सेलिंग प्राइस को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस में। यस और नो, अब क्योंकि रिवर्स में सेल्स क्या होता है प्लस, तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, माइनस। यस और नो, यस सर। फ्रेंड्स उसके बाद वाले पॉइंट्स थोड़े नए हैं और थोड़े हटके हैं, तो एक काम करते हैं, अब तक हमने जो डिस्कस किया फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उसको नोट डाउन कर ले, और एंड में और जो 2 पॉइंट बाकी बचे उसको हम, अब तक हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए उनको पहले नोट डाउन कर ले, और एंड में जो 2 पॉइंट अभी भी डिस्कस करने बाकी, अभी भी डिस्कशन में पेंडिंग है, वो हम एंड में डिस्कस कर लेते और बाद में उसको देख लेते कि क्या करना है। यस और नो, यस सर। तो आइए फ्रेंड्स फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 हेडिंग दे दीजिए और फॉर्मेट ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए। फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले हमें 31 मार्च का स्टॉक ढूंढना है, और क्योंकि यहां पर कुछ बोला हुआ नहीं है कि कौन सा स्टॉक ढूंढना है, डेफिनेटली एज पर बुक्स, शायद यहां पर तो बोला हुआ भी, अगर आप क्वेश्चन में अंदर जाके देखो तो, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फॉर इंक्लूजन इन द फाइनल अकाउंट्स, क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है फॉर इंक्लूजन इन द फाइनल अकाउंट्स, यानी वार्षिक हिसाबों में ऐड करने के लिए, गुजराती में बोलते हैं, तो फाइनल अकाउंट्स में इंक्लूड करना है, मतलब कॉमन सेंस एज पर बुक्स। यस और नो, एज पर बुक्स हमें कैलकुलेट करना है। फॉर इंक्लूजन इन द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30th मार्च 2016, ये 30th मार्च की जगह आपको 31st मार्च कर देना, ये प्रिंटिंग एरर है। फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2016। यस और नो, यस सर। आइए फ्रेंड्स फटाफट हम फॉर्मेट ड्रॉ करना स्टार्ट करें और इसको सॉल्व कर ले। इस पूरे क्वेश्चन में फ्रेंड्स 2 ही पॉइंट अच्छे हैं, बाकी पूरा क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टॉक एज पर बुक्स, as on 31st March 2016, particulars, an amount। आप स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 सब आप जानते ही हो। स्टेप नंबर 1 में जो एग्जैक्टली दिया है वो लिख लीजिए। तो फिजिकल स्टॉक एज ऑन 10th April 2016 is given to you। 10th April 2016, 16,75,000 rupees।
फ्रेंड्स ये हम ऑलरेडी भी पहले नोट डाउन कर चुके हैं कि क्वेश्चन के अंदर जो स्टॉक दिया हुआ हो, फिर से एक बार रिपीट करूं, क्वेश्चन के अंदर जो स्टॉक वैल्यू दिया हुआ हो उसके बारे में कुछ ना बोला हो तो वो फिजिकल स्टॉक ही आपको कंसीडर करना है। और इन्वेंट्री टेकिंग, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? स्टॉक की गिनती करना, फिजिकल स्टॉक की गिनती करना। तो क्वेश्चन के पहले लाइन में लिखा हुआ है, आप देख लो, क्वेश्चन का पहला लाइन पता चल जाएगा, ये रहा, इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वाज कंप्लीटेड बाय 10 अप्रैल। यानी स्टॉक गिनने का कार्य 10 अप्रैल को कंप्लीट हुआ, यानी ये फिजिकल स्टॉक की ही बात कर रहे हैं। आई होप द लॉजिक इज वेरी मच क्लियर। तो मीनवाइल फिजिकल स्टॉक हमें दिया हुआ है 10 अप्रैल का, ये है 16,75,000, और रिवर्स में जाके हमें ढूंढना है स्टॉक एज पर बुक्स एज ऑन 31 मार्च 2016। ये दोनों चीज़ें फ्रेंड्स क्लियर होगी तो ही आप प्लस माइनस अच्छे से कर पाओगे। हाँ, कुछ कुछ पॉइंट्स आपको इजी भी मिलेंगे, जैसे कि परचेज। अब ज़्यादा दिमाग ना लगा रहा हो तो रिवर्स में परचेज क्या होता है? माइनस ही होता है, तो आंखें बंद करके आपको माइनस कर देना है। सिमिलरली रिवर्स में सेल्स क्या होता है? प्लस, तो यहाँ पर प्लस ही होगा, दैट्स इट। तो मेक इट सिंपल रादर देन इसको डिफिकल्ट में बनाओ। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। हाँ, कभी कभार परचेज के पॉइंट में भी दिमाग आपको लगाना पड़ सकता है, जैसे कि मैंने गुड्स परचेज किया इतने अमाउंट का, बट इसमें से इतने का ही डिलीवरी मिला है, इतने का डिलीवरी अभी भी मिलना बाकी है। ऐसे अगर पॉइंट्स होंगे तो फ्रेंड्स वो कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स गिने जाते हैं, वहां पर आपको दिमाग लगाना पड़े और एक सवाल ऊपर एक सवाल नीचे पूछना पड़े, देन यू आर एबल टू आंसर। बट यहां पर सिंपली लिखा हुआ है परचेज इतना और सेल्स इतना, और कुछ ज्यादा बोला हुआ है ही नहीं, तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये पॉइंट इजी है। तो परचेज है तो रिवर्स में माइनस, और सेल्स है तो प्लस, दैट्स इट, मेक इट सिंपल। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले रिवर्स में जो हमें सेल्स दिया है 10 दिनों के बीच का, उसको प्लस कर ले। अब सेल्स कौन सी प्राइस पर? तो कॉस्ट प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस पर। अब इसकी कॉस्ट ढूंढनी हो तो फॉलो वर्किंग नोट, ब्रैकेट में लिख देता हूं एज पर वर्किंग नोट नंबर 1, यस। आपको भी वर्किंग नोट साथ साथ नोट डाउन कर लेना है फ्रेंड्स। काम करता हूं, वर्किंग नोट नीचे ही ड्रॉ कर दूं, यस। वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले मुझे ढूंढना है यहां पर सेल्स कौन सी प्राइस पर? एट कॉस्ट प्राइस, यस और नो? यस सर। अब एक काम कीजिए, अज्यूम कीजिए कॉस्ट इज इक्वल टू 100 रुपीज। कॉस्ट में क्या ना इसे प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सेलिंग प्राइस। नाउ यू नीड टू टेल मी व्हाट इज द रेट ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन में जाइए और देख लीजिए, इट्स 33.33% ऑन कॉस्ट। अब कॉस्ट हमने अज्यूम किया 100, उसका 33.33%, 33.33% ऑन कॉस्ट ऐसा लिखा हुआ है। तो 100 का 33.33 आप करोगे तो वो हो जाएगा 33.33। तो कहना इसे सेलिंग प्राइस मुझे मिल जाएगा 133.33, यस सर। अब इसको बना लीजिए आप अपना हथियार। चलो इतना पता चला, यस सर, इतना तो पता चल गया। इसको बनाइए अपना हथियार। जब मेरी सेलिंग प्राइस 133.33, तब मेरी कॉस्ट 100। तो जब मेरा सेलिंग प्राइस आपको जो क्वेश्चन में दिया है वो 68,750, तब मेरी कॉस्ट कितनी? फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस, यूज और कैलसी। 68,750। अगर आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए तो क्या कीजिए फ्रेंड्स, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 133.333333 इनफाइनाइट, लिखते जाइए, यू विल गेट एक्यूरेट आंसर। इट इज 51,563, 51,563 रुपीज। इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। तो 51,563 रुपीज ये उसकी कॉस्ट प्राइस आ चुकी है, जिसको मैं यहां पर प्लस कर दूंगा 51,563। उसके बाद फ्रेंड्स परचेज भी आपको दिया हुआ है, परचेज 81,000 जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
क्योंकि मैंने तो 81,000 की प्राइस पर ही परचेस किया होगा और मैंने सप्लायर को 81,000 का ही पेमेंट किया होगा, तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस क्या हुई 81,000 रुपीज। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। उसके बाद फ्रेंड्स आपको सेल्स रिटर्न भी दिया है। अगर रिवर्स में सेल्स प्लस होता है तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा माइनस, तो सेल्स रिटर्न माइनस कर दे, बट कौन सी प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस पर, इसको भी माइनस करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, सेल्स रिटर्न एट अ कॉस्ट प्राइस, सेल्स रिटर्न एट अ कॉस्ट प्राइस। डेटा ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है, सिर्फ हमें डेटा को यूज करना है। प्रॉफिट परसेंट तो अभी भी वही है 33.33% ऑन कॉस्ट, तो वर्किंग नोट में जो डेटा ऑलरेडी अज्यूम कर चुके हैं उसी को आगे बढ़ाएंगे। जब मेरी सेलिंग प्राइस 133.33 तब मेरी कॉस्ट 100, तो ये सेल्स रिटर्न जो है उसका मार्कअप प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है 3,000 रुपीज। आप देख सकते हो ये रहा 3,000 रुपीज। तो मार्कअप प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस अगर वो 3,000 रुपीज है तो उसको कॉस्ट में कन्वर्ट करके देखिए। यूज योर कैलसी, 3,000 इंटू 100 अपॉन 133.33333 इनफाइनाइट तक करते जाइए। इट्स 2250, 2,250 रुपया। ये सेल्स रिटर्न कॉस्ट प्राइस पर आ गया 2250 रुपीज। चलो यहां तक सब क्लियर? यस सर। तो ये तो थी फ्रेंड्स बेसिक चीजें। अब जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था, क्वेश्चन में 2 पॉइंट अच्छे हैं, उन दोनों पॉइंट के ऊपर ही हमें ज्यादा फोकस करना, इसको अच्छे से सुनना, तब जाकर ही आपको ये पॉइंट समझ में आएंगे। यहां पर सिंपली प्लस माइनस करने से आ नहीं जाएगा फ्रेंड्स, यहां पर एक सवाल ऊपर पूछना पड़ेगा और एक नीचे, तब जाकर ही आपका आंसर आएगा। अब ये यहां पर थोड़ा जो कंफ्यूजन हो सकता है उसको मैं यहां पर से हटा देता हूं ताकि क्लियर दिखाई दे और हम अच्छे से इसको समझ पाए। ओके, तो अब हम समझ सकते हैं, साथ साथ समझते रहिए फ्रेंड्स आप भी। एक एक वर्ड का भी फ्रेंड्स यहां पर इंपॉर्टेंस है। आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग, इसका मतलब क्या? इन्वेंट्री टेकिंग करने के बाद। अब इन्वेंट्री टेकिंग यानी स्टॉक की गिनती कब हुई? स्टॉक की गिनती 10 अप्रैल को हुई। स्टॉक की गिनती 10 अप्रैल को हुई, यस और नो? यस सर। तो सिर्फ इतनी लाइन का मतलब क्या? आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग, इसका मतलब क्या? इसका मतलब स्टॉक गिन लेने के बाद। इसका मतलब आफ्टर 10 अप्रैल, यानी 10 अप्रैल के बाद फ्रेंड्स कुछ होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है देखिए। आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वॉज फाउंड दैट, हमें कुछ पता चला, दैट देयर वेर सर्टेन वेरी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम्स। ओल्ड प्लस स्लो मूविंग आइटम, स्लो मूविंग, इसका मतलब क्या फ्रेंड्स? हमारे पास कुछ इन्वेंट्री ऐसा पड़ा हुआ है, कुछ स्टॉक ऐसा पड़ा हुआ है जो स्लो मूविंग है, यानी वो जल्दी से बिक रहे नहीं है, वो आउटडेटेड हो चुके हैं, वो पुराने हो चुके हैं, वो आउट ऑफ फैशन चले जा चुके हैं। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। सो फ्रेंड्स ये लोग क्या बोल रहे हैं कि 10 अप्रैल के बाद हमें ये पता चला, ये मैंने बोला हूं, लिखा हुआ है आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग, यानी स्टॉक गिन लेने के बाद, यानी 10 अप्रैल के बाद हमें कुछ पता चला। क्या पता चला? दैट देयर वेर सर्टेन वेरी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम्स, यानी कुछ स्टॉक ऐसा पड़ा है जो बहुत ही पुराना है, आउटडेटेड हो चुका है, जो जल्दी बिक रहा नहीं है। आगे लिखा हुआ है कॉस्टिंग 11,250, यानी इसकी कॉस्ट प्राइस 11,250 है। विच शुड बी टेकन एट 5250, जिसका वैल्यूएशन 5,250 से करना चाहिए था। अल्टीमेटली ये 5,250 को मैं NRV भी बोल सकता हूं, नेट रियलाइजेशन वैल्यू। यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आउटडेटेड स्टॉक है, ये जो पुराना स्टॉक है, उसको बेचने जाऊंगा तो मुझे 5,250 तक की अमाउंट मिल सकती है, भले इसको मैंने 11,250 में खरीदा हो। आई होप द लॉजिक इज वेरी मच क्लियर। इट शुड बी टेकन एट 5250 टू एनश्योर डिस्पोजल टू एन इंटरेस्टेड कस्टमर, यानी जो भी कस्टमर इंटरेस्टेड होगा वो 5,250 में लेके चला जाएगा, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। उससे ज्यादा मिलने की उम्मीद नहीं है। फ्रेंड्स ये हकीकत के बारे में पता कब चला? तो आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग, स्टॉक गिनने के बाद, यानी 10 अप्रैल के बाद। 10 अप्रैल के बाद मुझे यह पता चला कि मेरे पास जो टोटल स्टॉक पड़ा है उसमें 11,250 की कॉस्ट प्राइस वाला स्टॉक ऐसा है कि जो आउटडेटेड है, स्लो मूविंग है, और उसको बेचने जाऊंगा तो मुझे 5,250 ही मिल सकता है। बट ये मुझे कब पता चला? 10 अप्रैल के बाद। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा, मुझे जवाब दीजिए। 10 अप्रैल के बाद आपको ये पता चला, यस और नो? यस सर।
तो ये जो स्टॉक आपको दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल 16,75,000 वो कौन सी डेट का है सर? वो 10 अप्रैल का है। यस और नो? यस सर। क्या 10 अप्रैल को आपको ये आउटडेटेड स्टॉक के बारे में पता था? नो सर। हमें इसके बारे में पता कब चला? 10 अप्रैल के बाद। 10 अप्रैल के बाद यानी स्टॉक गिन लेने के बाद क्या पता चला कि सर 11,250 का स्टॉक बेचने जाने पर मुझे 5,250 ही मिल सकता है। यस और नो? यस सर। एंड वी ऑल नो स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अगर मैं अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करने की बात करता हूं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक कौन सी प्राइस पर रिकॉर्ड करना चाहिए? तो सर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट रूल क्या बोल रहा है? स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। अब मुझे बताइए ये जो 10 अप्रैल के दिन मैंने स्टॉक का वैल्यू गिना 16,75,000, इसके अंदर क्या वो स्टॉक होगा? ये आउटडेटेड जो स्टॉक की हम बात कर रहे हैं, क्या इस 16,75,000 के अंदर वो आउटडेटेड स्टॉक है? अपने आप से पूछिए। आंसर आएगा यस, इसके अंदर वो स्टॉक है। डेफिनेटली फ्रेंड्स, अभी भी बिका ही कहां है, तो डेफिनेटली हमारे पास होगा। ये तो ऐसा बोला जा रहा है कि इट शुड बी वैल्यूड एट 5250, उसका वैल्यूएशन 5,250 से होना चाहिए। जो भी इंटरेस्टेड कस्टमर होगा वो लेके चला जाएगा, यानी अभी भी वो स्टॉक हमारे पास ही पड़ा हुआ है। यस और नो? यस सर। बट ये जो 16,75,000 का स्टॉक दिया हुआ है, ये जो स्टॉक आपको दिया हुआ है वो कौन सी प्राइस पर दिया हुआ है? कॉस्ट प्राइस पर। देख सकते हो आप, सबसे टॉप की लाइन देख सकते हो, 16,75,000 के आगे लिखा हुआ है एट अ कॉस्ट प्राइस। अब देख सकते हो, चलो मैं आपको बता दूं, 16,75,000 एट कॉस्ट, देख लीजिए एट कॉस्ट। यस और नो? तो ये 16,75,000 के अंदर क्या ये स्टॉक इंक्लूडेड है? यस। ये आउटडेट अभी तक बिका ही नहीं है, तो हमारे पास ही होगा, हमारे गोडाउन में ही होगा। यस, ये इसके अंदर इंक्लूडेड है। आप एक और सवाल एक्स्ट्रा पूछ लीजिए, इस सवाल में एक और एक्स्ट्रा सवाल पूछ लीजिए, अगर वो इसमें इंक्लूडेड है तो इसमें कितने से इंक्लूडेड है? सर इसमें इंक्लूडेड है वो 11,250 से, 11,250 से, क्योंकि जब मैंने स्टॉक गिना होगा 10 अप्रैल को, तब तो मैंने इसका वैल्यू 11,250 ही रिकॉर्ड किया था, 11,250 ही कंसिडर किया था, क्योंकि यही मेरा ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था। यस और नो? यस सर। बट 10 अप्रैल के बाद मुझे कुछ पता चला कि ये आउटडेटेड है, बहुत पुराना है, ये स्लो मूविंग है, इसको बेचने जाऊंगा तो मुझे मैक्सिमम 5,250 ही मिल सकता है। यानी इसकी एनआरवी मैंने कितनी निकाली? 5,250। और वैल्यूएशन का रूल क्या बोलता है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। यानी स्टॉक कितने से रिकॉर्ड होना चाहिए? 5,250 से। यानी अगर बुक्स में रिकॉर्ड करने की आप बात कर रहे हो तो बुक्स में ये स्टॉक कितने से खड़ा होना चाहिए? तो सर वैल्यूएशन के रूल के मुताबिक ये स्टॉक बुक्स में खड़ा होना चाहिए 5,250 से, जो मेरी क्या है? एनआरवी। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। क्या 31 मार्च को ये स्टॉक आपके पास होगा? कॉमन सेंस यस। अब 10 अप्रैल को मेरे पास फिजिकली पड़ा है, आउटडेटेड, अभी तक बिका ही नहीं है, तो 31 मार्च को मेरे पास ही होगा। यस और नो? यस सर। बट 31 मार्च को बुक्स में, 31 मार्च को मुझे बुक्स में इस स्टॉक को कौन सी वैल्यू से ऐड करना चाहिए? तो 5250, बिकॉज स्टॉक वैल्यूएशन का रूल क्या बोलता है? स्टॉक वैल्यूएशन का रूल बोलता है कि स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 11,250, बट एनआरवी कितनी है? 5,250। विच एवर इज लोअर, यानी इसको रिकॉर्ड करना चाहिए 5,250 से। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। तो 16,75,000 के अंदर कितने अमाउंट इंक्लूडेड है? तो इसके अंदर इंक्लूडेड है 11,250, बट बुक्स में कितना होना चाहिए? 5,250। तो कहना इसे मैंने कुछ अमाउंट ज्यादा ऐड किया हुआ है, मैंने कुछ अमाउंट ज्यादा कंसिडर किया हुआ है, मैंने ज्यादा अमाउंट से वैल्यूएशन किया हुआ है। यस सर। तो कितना ज्यादा अमाउंट आपने वैल्यू किया हुआ है? तो 11,250 माइनस 5,250, मैंने 6,000 से स्टॉक का वैल्यू ज्यादा गिना हुआ है, तो कहना इसे 6,000 से स्टॉक का वैल्यू मैं घटा दूंगा, 6,000 से मैं स्टॉक का वैल्यू माइनस कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली 31 मार्च को बुक्स में कितना आ जाएगा? 5,250। कैसे? तो ध्यान से देखिए, ये 16,75,000 के अंदर कितने से इंक्लूडेड है? तो 16,75,000 के अंदर, ये 16,75,000 के अंदर 16,75,000 के अंदर ये इंक्लूडेड है 11,250 से, ये इंक्लूडेड है 11,250 से। बट बुक्स में कितने से आने चाहिए? तो बुक्स में आने चाहिए सिर्फ 5,250 से। तो बुक्स में 5,250 ही आना चाहिए, तो बीच में कहना इसे 6,000 माइनस कर दूं, तो बुक्स में ऑटोमेटिकली आ जाएगा 5,250। यस और नो? यस सर। तो स्टॉक की वैल्यू मुझे 6,000 रुपया घटानी पड़ेगी। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर।
स्टॉक ओवर वैल्यूड, जो मैंने माइनस कर दिया। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। और उसके बाद वाला पॉइंट भी उसके जैसा ही है। आगे बढ़िए फ्रेंड्स, देखिए क्या लिखा हुआ है। ड्यू टू हैवी फ्लड, गुजराती में बोले तो पूर आवू, ड्यू टू हैवी फ्लड सर्टेन गुड्स कॉस्टिंग 15,500, बोलो इस गुड्स की कॉस्ट कितनी है, 15,500, वेर रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर बियॉन्ड द डिलीवरी डेट ऑफ कस्टमर। फ्रेंड्स यहां पर 3 पर्सन इन्वॉल्व है। अगर इसको मैं समझाना चाहूं तो, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं, अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से देखना है फ्रेंड्स आपको। यहां पर 3 पर्सन इन्वॉल्व है। ओके ओके, अब यहां पर फ्रेंड्स 3 पर्सन इन्वॉल्व हैं। एक है इस क्वेश्चन में हम, माई सेल्फ, यह हम है। दूसरा है एक कस्टमर, और एक है सप्लायर जो मुझे गुड सप्लाई करेगा। अब फ्रेंड्स यहां पर क्या बोला जा रहा है, ड्यू टू हैवी फ्लड, फिर से वो लाइन अच्छे से रीड कीजिए फ्रेंड्स, तो ही मजा आएगा। ड्यू टू हैवी फ्लड सर्टेन गुड्स, जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 15,500, 15,500 के गुड्स वेर रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, मुझे सप्लायर के पास से वो मिले, मुझे सप्लायर के पास से गुड्स मिले। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, यानी मैंने सप्लायर के पास से गुड्स रिसीव किए। यस और नो, यस सर। बट आगे देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है, बियॉन्ड द डिलीवरी डेट ऑफ कस्टमर, यानी फ्रेंड्स कस्टमर को मैंने जो डिलीवरी देने का वादा किया था उसके बाद मुझे मिला, बियॉन्ड द डिलीवरी डेट ऑफ कस्टमर। इसका मतलब क्या फ्रेंड्स, मान लीजिए मैंने कस्टमर को कमिट किया था, कमिटेड टू डिलीवर गुड्स committed to deliver goods within 2 days of order। एक एग्जांपल दे रहा हूं, हमने कस्टमर को कमिटमेंट दिया था कि हम आपको गुड्स डिलीवर कर देंगे आपके ऑर्डर के 2 दिन के अंदर अंदर। यस और नो, यस सर। बट जिस दिन मुझे कस्टमर के पास से ऑर्डर मिला उसी दिन मैंने इमीडिएटली अप्रोच किसको किया, सप्लायर को। मैंने सप्लायर को बोला कि हे सप्लायर मुझे फटाफट तू गुड्स भेज, क्योंकि मुझे आगे कस्टमर को वो देने हैं। बट सप्लायर ने मुझे गुड्स डिलीवर तो किए, मैंने उसके पास से गुड्स रिसीव तो किए, बट इसी में ऐड कर दूं फ्रेंड्स, मैंने गुड्स रिसीव तो किए, बट कब रिसीव किए, इट इज रिसीव्ड बियॉन्ड डिलीवरी डेट ऑफ कस्टमर। यानी मान लीजिए मुझे सप्लायर के पास से गुड्स कब मिले, आफ्टर 3 डेज। अब कस्टमर को मैंने बोला था कि मैं आपको 2 दिन में गुड्स पहुंचा दूंगा आपके वहां पर, बट मुझे सप्लायर के पास से गुड्स कब मिले, 3 दिन के बाद। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। सप्लायर ने मुझे गुड्स कब दिए, 3 दिन बाद। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। तो जिसके कारण फ्रेंड्स कस्टमर अब ये गुड्स
लेने से मना कर रहा है, कस्टमर ये गुड्स लेने से मना कर रहा है। कस्टमर अब मना कर रहा है, तो नाउ कस्टमर रिफ्यूज्ड टू टेक डिलीवरी। कस्टमर गुड्स लेने से ही मना कर रहा है, तो कहना है साहब कस्टमर गुड्स लेगा ही नहीं, सप्लायर ने तो मुझे दे दिया, अब वो गुड्स किसके पास पड़े, मेरे पास। अब मैं इसको कस्टमर को देना तो चाहता हूं, बट कस्टमर लेने से ही मना कर रहा है। कस्टमर क्या बोल रहा है, कस्टमर बोल रहा है कि आपने मुझे बोला था 2 दिन का, अब 3 दिन हो चुके हैं, अब मुझे ये गुड्स चाहिए ही नहीं, ले जाओ अपने पास रखो। तो बोलो ये गुड्स किसके पास पड़े होंगे, कहना है ये गुड्स अब मेरे पास ही पड़े होंगे, यस और नो, यस सर। तो जिसके लिए मैंने गुड्स खरीदे थे, अब तो वो बंदा उसको लेने से ही मना कर रहा है जिसके लिए मैंने खरीदे थे। आई होप द लॉजिक इज वेरी मच क्लियर, यस सर। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, जिस बंदे के लिए मैंने खरीदे थे, अब वो बंदा ही मना कर रहा है, वो कस्टमर ही मना कर रहा है, वो गुड्स तो मेरे पास पड़े और कोई उसको लेने से अब रहा, क्योंकि जिस बंदे के लिए मैंने स्पेसिफिकली खरीदे थे, अब वो बंदा ही ना बोल रहा है। अब किसी और कस्टमर को इस गुड्स की रिक्वायरमेंट है भी क्या नहीं, वो मुझे क्या पता। तो अब आगे क्या बोला जा रहा है वो पढ़िए। तो हमने गुड्स रिसीव तो किया सप्लायर के पास से, बट कब रिसीव किया, बियॉन्ड द डिलीवरी डेट ऑफ कस्टमर। आई होप आपको पता चल चुका है। एंड एज ए रिजल्ट, और उसके चलते हुए फ्रेंड्स, द कस्टमर रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी, वो तो मैंने आपको बता दिया, कस्टमर नाराज हो गया, वो गुड्स एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है। एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू एनआरवी जिसको आप बोलते हो ऑफ द गुड्स वाज एस्टिमेटेड टू बी ₹12,500 एज ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को भी ये गुड्स मेरे पास ही थे और उसकी एनआरवी हमने कितनी एस्टिमेट की, 12,500। यानी ये गुड्स ओरिजिनली मैंने सप्लायर के पास से कितने में खरीदे थे, 15,500 में, 15,500 में, बट 31 मार्च को इसकी एनआरवी हम कितनी एस्टिमेट कर रहे हैं, 12,500। यानी इसको मैं बेचने जाऊंगा तो मुझे 12,500 मिल सकता है, ऐसा मैं एस्टिमेट कर रहा हूं। एंड स्टॉक इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। तो ये वाले एडजस्टमेंट में कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो 15,500, मैंने 15,500 से परचेज किया है कॉस्ट, बट एनआरवी कितनी है, 12,500। तो रिकॉर्ड कौन सी प्राइस पर होना चाहिए, विच एवर इज लेस, यानी 12,500 से। तो इसकी कॉस्ट 15,500 है, वो तो पता चल चुका है। अब 31 मार्च को भी ये स्टॉक हमारे पास अभी भी पड़ा हुआ है, तभी तो उसका एनआरवी बोला हुआ है कि 31 मार्च को इसकी एनआरवी हमने कितनी एस्टिमेट की, 12,500। तो कहना है इसे अभी भी वो अनसोल्ड है, क्योंकि अगर ये वाला स्टॉक बिक चुका होता तो इसके बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता, बट क्योंकि ये बिका नहीं है इसलिए उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है। तो अभी भी 10 अप्रैल को भी हमारे पास ही स्टॉक में पड़ा हुआ है, यस और नो, यस सर। तो 10 अप्रैल को भी हमारे पास ही स्टॉक में पड़ा हुआ है, यस और नो, यस सर। यानी ऊपर वाले स्टॉक में है, तो आंसर यस। क्या 31 मार्च को भी होना चाहिए, आंसर इज यस। ऊपर भी होना चाहिए और नीचे भी होना चाहिए, ऊपर भी यस नीचे भी यस। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि ऊपर भी यस और नीचे भी यस है, इसको इग्नोर करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा एक अलग तरीके से जा रहा है। इसके पहले अगर आपको याद हो फ्रेंड्स, हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे देखे, जैसे कि क्लास वर्क के अंदर तीसरा क्वेश्चन, मैं बात कर रहा हूं पार्ट ए की। अगर आपको क्लास वर्क का पार्ट ए याद हो, उसमें तीसरा क्वेश्चन हलवाई वाला का, उसमें हमने क्या देखा था कि ऊपर भी यस और नीचे भी यस, तो हमने वहां पर कुछ किया ही नहीं था, हमने उसको इग्नोर किया था। बट दोनों में फर्क क्या है वो समझिए, यहां पर भी ऊपर यस और नीचे भी यस है, बट एक एक सवाल और पूछोगे तो पता चल जाएगा कि यहां पर क्यों कुछ प्लस या तो माइनस होगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। एक सवाल मैं एक्स्ट्रा ऐड करूंगा, क्या 10 अप्रैल को 16,75,000 के स्टॉक में ये वाला स्टॉक इंक्लूडेड होगा, लास्ट पॉइंट में जिसके बारे में बात कर रहे हैं, यस इंक्लूडेड होगा। एक सवाल एक्स्ट्रा पूछ लीजिए कि इंक्लूडेड होगा तो कौन सी प्राइस पर इंक्लूडेड होगा, तो मैं जवाब दूंगा 15,500 से इंक्लूडेड होगा। क्यों, क्योंकि ये जो 16,75,000 का स्टॉक दिया है वो कॉस्ट प्राइस पर दिया है, मैं इसके पहले भी बोल चुका हूं। 16,75,000 के आगे इन लोगों ने क्लियरली लिखा हुआ एट कॉस्ट, तो इसके अंदर इंक्लूडेड है, बट कितने से इंक्लूडेड है, 15,500 से। क्या 31 मार्च को ये मेरी बुक्स में होना चाहिए, यस क्लियर वर्ड्स में 31 मार्च का ही तो आपको एनआरवी दिया हुआ है, तो 31 मार्च को भी ये मेरी बुक्स में होना चाहिए, बट रूल्स के मुताबिक ये बुक्स में कितने से रिकॉर्ड करना चाहिए, 12,500 से, बिकॉज स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। तो ये 16,75,000 जो आपको बिगिनिंग में दिया है उसके अंदर ये इंक्लूडेड है, बट कितने से इंक्लूडेड है, 15,500 से।
बट मुझे जो ढूंढना है बुक्स का स्टॉक, बुक्स में कितने से होना चाहिए 12,500, तो कहने से 3,000 से स्टॉक का वैल्यू ज्यादा गिना हुआ है, यस सर। तो 3,000 से मैं स्टॉक का वैल्यू माइनस कर दूंगा तो कहने से नीचे 12,500 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यस सर। इसीलिए स्टॉक का वैल्यू हमें 3,000 से घटाना पड़ेगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो यहां पर मैं 3,000 माइनस कर दूं, माइनस स्टॉक ओवर वैल्यूड 3,000। आप कुछ भी रिमार्क्स लिख सकते हो फ्रेंड्स अपने मुताबिक। इसी के साथ फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 2 भी यहां पर कंप्लीट हुआ। अब आप फटाफट प्लस माइनस कर दीजिए और देखिए क्या आंसर आ रहा है। 16,75,000, उसके बाद प्लस 51,563 माइनस 81,000 माइनस 2250 माइनस 6,000 एंड माइनस 3,000। आपका आंसर आएगा फ्रेंड 16,34,313। ये आपका आंसर है 16,34,313। फ्रेंड्स फ्रैक्शंस के कारण यहाँ पर 2-3 रुपए का फर्क आ रहा है, तो आपको टेंशन लेना नहीं है। हमारा जो आंसर है वो 100% परफेक्ट ही है। सो द करेक्ट आंसर इज 16,34,313 रुपीज़। इसी के साथ फ्रेंड्स ये सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। फटाफट समझ लीजिए और नोट डाउन करना बाकी तो नोट डाउन कर लीजिए, बट आई होप कि आप मेरे साथ साथ नोट डाउन करते ही हो। तो इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए, समझ लीजिए। देन वी विल स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3।